नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम यूपीपीसीएस 2025 परीक्षा हेतु करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है। आज हम जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह जुलाई के करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसको तैयार किया है लक्ष्य पीसीएस ने। इनके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सारथी से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास जुलाई 2025 में राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसमें पहली न्यूज है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार घोषित हुआ है 17 जुलाई 2025 को। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो जितने भी आप पुरस्कार दिए हैं या जितने भी उद्घाटन मोदी जी को छोड़कर किसी और ने किए हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यह आयोजित कहाँ पर हुआ था? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार आयोजित किया है। घोषित हुआ 17 जुलाई 2025 को। प्रदान किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कहां पर? तो नई दिल्ली में। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर अहमदाबाद रहा, दूसरे पे भोपाल और तीसरे पे लखनऊ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे लखनऊ रहा है और ओवरऑल लखनऊ रहा है तीसरे नंबर पर 10 लाख की आबादी में। 7 स्टार कचरा जीएफसी रेटिंग प्राप्त करने वाले यूपी का पहला शहर बन गया है लखनऊ। ठीक है, सुपर स्वच्छ लीग शीर्ष स्तर के प्रदर्शनकर्ताओं को अलग से रैंक करने के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है, सुपर स्वच्छ लीग। मिलियन प्लस यानी 10 लाख प्लस आबादी कैटेगरी में कुल 23 शहर शामिल हुए हैं। प्रमुख इसमें शहर है कौन से? इंदौर, सूरत, नई मुंबई और विजयवाड़ा इसमें प्रमुख शहर है। ठीक है, 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में शीर्ष स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश को मिला है। अन्य प्रमुख पुरस्कार यदि देखा जाए तो 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में शीर्ष स्थान मीरा भाईंदर महाराष्ट्र को है, बिलासपुर मध्य प्रदेश को है, जमशेदपुर झारखंड को है। ठीक है, वेस्ट गंगा टाउन में यदि देखा जाए तो प्रयागराज अव्वल दर्जे पर रहा है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड में सिकंदराबाद छावनी अव्वल दर्जे पर रही। ठीक है, बेस्ट सफाई में तो सुरक्षित शहर कौन से हैं? विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर। विशेष पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को। प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को सबसे बेस्ट पुरस्कार अवार्ड मिला है। ठीक है, पिछली बार इसमें एक और रैंकिंग थी 3 लाख से कम में, उसमें रायबरेली प्रथम स्थान पे था। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में यदि जाना जाए तो संचालित होता है 2016 से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। ठीक है, अर्बन के तहत। उद्देश्य है नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। थीम 2025 की थी इसकी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल 3R। देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बना है इंडिया पोस्ट। जानकारी दी है केंद्रीय संचार मंत्री ने। ये देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बन गया है इंडिया पोस्ट। ठीक है, दक्षिण भारत में एचआईवी धारिता चिंताजनक हो गई है। जारी किया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी द्वारा ये जारी किया गया रिपोर्ट। राज्यवार एचआईवी भारित संख्या देखी जाए तो कर्नाटक में 2.80 लाख है, तमिलनाडु 1.69 लाख, तेलंगाना 1.58 लाख। ठीक है, ये 3 राज्य देश की कुल एचआईवी बोझ का लगभग 24% साझा करते हैं। एचआईवी एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और एचआईवी वायरस ही आगे चल के कौन सा? एड्स का रूप धारण करता है। ठीक है, न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा को हटाने की संसद में प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रक्रिया शुरू हुई 25 जुलाई 2025 को भारतीय संसद में। ये विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा के विरुद्ध शुरू हुई है। नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। लोकसभा में 152 सांसद और राज्यसभा में 63 सांसदों द्वारा। 100 कितनी की जरूरत होती है? लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 सांसद। ठीक है, इतने अगर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस ला दी, इतने लोग अगर एग्री हो जाए तो उनके खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, प्रस्ताव समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में कम से कम 100, राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद का। सुप्रीम कोर्ट जांच समिति के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। संवैधानिक प्रावधान यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध अनुचित व्यवहार या अक्षमता पर हटाया जा सकता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि दोनों सदन जब प्रस्ताव पारित करते हैं तो मतलब जिस बैठक में चल रहा है, मतलब मान लो अभी समर सेशन चल रहा है। ठीक है, मतलब मान लो बजट सेशन चल रहा है अभी, है ना, तो या मानसून सेशन चल रहा है, तो मानसून सेशन में ही जो प्रस्ताव पारित किया लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है और उसी बजट सेशन में ही या मानसून सेशन में ही राष्ट्रपति थप्पा लगा दे तब वो न्यायाधीश हटाएगा। अगर मतलब सेम सेशन में अगर राष्ट्रपति थप्पा नहीं लगा पाया तो न्यायालय वोइड हो जाएगा। समझ में आया? राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ हुआ है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। तिथि है 24 जुलाई 2025 को, स्थान नई दिल्ली में। उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर भागीदारी के साथ आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। स्थान किसका लेगा? 2002 की नीति का। तैयार किया इसको सूरज प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति द्वारा। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उन्होंने सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
तिथि है 21 जुलाई 2025 को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफे का हवाला दिया है खराब स्वास्थ्य। उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे 2022 में। पद पर रहते हुए इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इसके पहले वीवी गिरी थे, दूसरे नंबर पे आर वेंकट रमन थे। ठीक है। कृष्णकांत भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ठीक है। कौन थे? कृष्णकांत। इस्तीफा देने वाले राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी, वीवी गिरी जी, आर वेंकट रमन जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान यदि देखा जाए तो आर्टिकल 63 क्या बताता है? या भारत में एक उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 और 89(1) क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। आर्टिकल 66 बताता है यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव करते हैं। और इनके अंदर जो क्या कहते हैं पर्ची होती है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओपन बैलेट नहीं होता है, वो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, और ओपन बैलेट कहाँ पर होता है? राज्यसभा के चुनाव में। आर्टिकल 67 यदि देखा जाए, आर्टिकल 67 बताता है यह उपराष्ट्रपति की कार्यकाल, उनके इस्तीफे और पद से हटाए जाने संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पे लाया जाएगा प्रस्ताव? केवल राज्यसभा में। ठीक है। स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे जारी किया है फ्यू रिसर्च सेंटर द्वारा। लोकतंत्र संतुष्टि के आधार पर रैंकिंग जारी की है। स्वीडन इसमें पहले नंबर पर आता है, 75% लोग संतुष्ट हैं। भारत के 74% लोग क्या है? लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा जो लोग संतुष्ट नहीं पाकिस्तान चले जाएं, ये लिखना बिल्कुल वर्जित है। अगला है फ्यू रिसर्च सेंटर, अमेरिका की एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है। इसने क्या कहते हैं, इसको जारी किया है स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे रिपोर्ट को। दूसरा कला उत्सव 2025 आयोजित हुआ है राष्ट्रपति भवन में। इसमें शामिल हुए पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैलियां जैसे सोहराय, पट्टाचित्र और पटुआ। ठीक है। पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। तिथि थी 11 से 13 सितंबर तक। घोषणा हुई है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। थीम थी पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना। ठीक है। उद्देश्य है देश की प्राचीन पांडुलिपियों को विरासत का संरक्षण और साझा करना। तो पहली वैश्विक पांडुलिपि धरोहर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में, 11 से 13 सितंबर को। दिल्ली का शीश महल पुनः जीवित हुआ है शालीमार बाग नई दिल्ली में। ठीक है, शीश महल कहाँ पर स्थित है? शालीमार बाग नई दिल्ली में। निर्माण हुआ है 1653 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी इज्जत उन निसा बेगम द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित हुआ था 1983 में। अब हमारे पास आर्थिक घटनाक्रम आ गए हैं। पहली न्यूज हमारे पास भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता CETA संपन्न हुआ है चेकरस स्टेट ब्रिटेन में। तिथि है 24 जुलाई 2025 को। इसके हस्ताक्षर किसने किया? PM मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की उपस्थिति में इसके ऊपर क्या हुआ है? सिग्नेचर हुए हैं। व्यापारिक लाभ यदि देखा जाए तो भारत के MSME उत्पाद जूते, आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर यूके में शुल्क कटौती, ब्रिटेन के मेडिकल डिवाइस और एरोस्पेस उत्पादों पर भारत में शुल्क में कमी, ये व्यापारिक लाभ देखा गया है। ठीक है, यह समझौता ब्रेग्जिट के बाद यूके का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। अगला है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। हस्ताक्षर किया इसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 4 जुलाई को। उद्देश्य है टैक्स और खर्च में कटौती करना। ठीक है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, याद रखना, कुछ भी नाम रख देते हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 4 जुलाई को प्रस्तावित हुआ है। उद्देश्य है टैक्स और खर्च में कटौती करना। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से बिल पारित हुआ है, ये है ना, सीनेट से 51 से 51 के अंतर से। और बिल के खिलाफ वोट थॉमस मैसी और ब्रायन फिट्जपैट्रिक द्वारा किया गया है। ट्रंप की ही पार्टी के 2 सांसद ही दोनों। बिल की 6 खास बातें क्या है? ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू टैक्स कटौती बढ़ाया जाएगा, है ना। टिप्स और ओवरटाइम वेतन पर टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव है। जो वेटर को टिप दे देते हैं और ओवरटाइम होता है उसके ऊपर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस के लिए टैक्स में राहत, सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स छूट नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV और सोलर टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएगा। सरकार की उधार लेने की सीमा को $4 ट्रिलियन तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। कुछ राज्य को AI नियम बनाने से रोकने का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है। एलोन मस्क ने इस बिल को पागलपन बताते हुए गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके उपरांत मस्क ने 6 जुलाई को नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी के गठन की घोषणा की है। ठीक है, आगे है हमारे पास 1% रेमिटेंस टैक्स, यानी रेमिटेंस धन प्रेषण होता है। लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। भारत को इससे नुकसान होगा लगभग $500 मिलियन का। मैक्सिको को नुकसान होगा लगभग $1.5 बिलियन का। 2023-24 में भारत को प्राप्त कुल धन प्रेषण मतलब कुल टोटल रेमिटेंस का में अमेरिका की हिस्सेदारी 27.7% है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमारे पास कहाँ से आता है? अमेरिका से। और किस राज्य में आता है भारत में पूछा जाए तो? भारत में यदि पूछा जाए किस राज्य में आता है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत समुद्री निवेश मीट 2025 आयोजन तिथि हुई 9 जुलाई 2025 को।
लंदन यूके में आयोजित हुआ है भारत सरकार के पौत नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उद्देश्य है वैश्विक समुद्री साझेदारी को सुदृढ़ करना और भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ाना। ठीक है, भारत समुद्री निवेश में 2025 का उद्देश्य है। अगला है आर्थिक समानता रिपोर्ट जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। भारत का रैंक इसमें आर्थिक समानता में 4th है। चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। ठीक है, आर्थिक समानता के मामले में। अगला है एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने। भारत में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान यदि देखा जाए तो जीडीपी में एमएसएमई 30.1% है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई का योगदान 35.4% है। टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई का योगदान कितना 45.73% है। ठीक है, आर में सवाल पूछा गया है तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। एमएसएमई वर्गीकरण के मानदंड 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। नए मानदंड क्या है? यह नया वर्गीकरण निवेश और टर्नओवर के आधार पर सभी व्यवसायों को एक साथ रखता है। यदि इसमें देखा जाए एमएसएमई में तो जो सूक्ष्म यानी माइक्रो है उनमें पहले निवेश 2.5 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर उसका टोटल कितना होना चाहिए 10 करोड़ रुपए। ठीक है, टर्नओवर क्या होता है? खरीदना, बाय और सेल। ठीक है, तो उसको कुल मिला के बनता है जो पैसा बनता है। जैसे 10 रुपए की चीज खरीदी, 10 रुपए की बेची, 12 रुपए की मान लो बेची, तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ 22 रुपीज, प्रॉफिट हुआ इसमें 2 रुपीज। ठीक है, लघु उद्यम स्मॉल में 25 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए 100 CR का। मध्यम उद्यम में निवेश कितना होना चाहिए 125 करोड़ का और टर्नओवर होना चाहिए 500 करोड़ का। ठीक है, तो सूक्ष्म में 10, मध्यम में 100 और अरे लघु में 100 और मध्यम में 500। ठीक है, निवेश यदि देखा जाए तो 2.5, 25, 125। ठीक है, समझ में आया? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी किया है आरबीआई द्वारा। बैंकों की गैर निष्पादनकारी संपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? मान लो बैंक ने लोन दिया, लोन लोन में आपको कुछ ईएमआई, मान लो 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया और आपकी नेट टोटल ईएमआई कितनी है 8,000 रुपए की, है ना? तो 8,000 रुपए की आपने ईएमआई बंधवाई। तो पहले आपने ईएमआई, मान लो कि ईएमआई आप तो बैंक के लिए आप क्या हो गए एसेट हो गए कि बैंक को आप पैसा निकाल के दोगे 1 लाख रुपए पे ब्याज। ठीक है, तो मान लो बैंक से आपने 8,000 रुपए की ईएमआई भरवाई, पहली ईएमआई आपने मिस कर दी, दूसरी मिस कर दी, जैसे ही आप तीसरी ईएमआई मिस करेंगे मतलब 90 दिन तक बैंक को ना मूलधन चुकाएंगे, ना कर्ज चुकाए और ना ब्याज चुकाएंगे, तो आप बैंक के लिए एनपीए बन जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, बैंक का आप एसेट तो है लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप पूछोगे सर हम बैड लोन कब बन जाएंगे? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट मतलब जिसको बैंक मान चुका है कि वो डूब गया, पैसा वापस नहीं आएगा, वो 1 साल में। ठीक है, तो 31 मार्च 2025 तक सकल यानी ग्रोस एनपीए कितना है तो 2.3% का और नेट एनपीए यदि देखा जाए कितना है तो 0.5% का। मार्च 2025 में ग्रोस एनपीए अनुपात था 2.8% का। ठीक है, जो घट के 2.3% हो गया है। एनपीए एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसके लिए उधारकर्ता 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं करता है। समझ में आया? अगला है भारतीय प्रवासियों के रेमिटेंस आय में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। आंकड़े जारी किए आरबीआई ने। रेमिटेंस प्राप्त हुआ 2024-25 में $135.46 बिलियन, 2023 में 24 में जो था $119 बिलियन। ठीक है, रेमिटेंस में वृद्धि हुई है 14% की। विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्त करता देश बन गया है भारत, दूसरे नंबर पर आता है मैक्सिको। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वह राशि है जो विदेश में कार्यरत व्यक्ति अपने परिवार या संबंधियों को अपने मूल देश में वापस भेजता है। ठीक है, अगला है हमारे पास वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। 8 वर्ष पूरे हुए 1 जुलाई 2025 को जीएसटी के। क्या है? तो एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है ये। समाहित हुए हैं 17 कर और 13 उपकर इसके अंदर। ठीक है, उपकार नहीं होते, उपकर। 17 टैक्स और 13 उपकर इसके अंदर जीएसटी के अंदर समाहित हो गए। ठीक है, सकल जीएसटी संग्रह आंकड़े यदि देखा जाए तो 2024-25 में 22.8 लाख करोड़ थे, 2023-24 में 20.18 लाख करोड़। ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है 9.4% की। जीएसटी दर संरचना यदि देखी जाए तो इसमें अब 4 नहीं टोटल 3 स्लैब रह चुके हैं। 3 स्लैब कौन से? एक 5% का, एक 18% का और एक नया स्लैब सरकार ने जारी किया है 40% का। ठीक है, तो 5% जो 12% वाला था 5% में समाहित हो गया है, 28% वाला किसमें 18% में समाहित हो गया है। ठीक है, तो बस खाली अब हमारे पास 3 ही स्लैब रह गए हैं। 0% स्लैब में शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, ताजे फल सब्जी और इंश्योरेंस, ये भी इसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत इंश्योरेंस किसमें शामिल हो गया? 0% स्लैब में। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, लागू हुई 1 जुलाई 2017 से। उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करना। सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय इसका जीएसटी परिषद है। सबसे बड़ी वोटिंग का क्या कहते हैं, मेजोरिटी का परसेंटेज अगर पूछा जाए कहाँ पर होता है तो जीएसटी परिषद में 2/3। ठीक है, संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 279A के तहत संवैधानिक निकाय है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का सांख्यिकी रिपोर्ट जारी किया है एनएसओ ने। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन यानी ग्रोस वैल्यू एडिशन में वृद्धि हुई 225% की। ठीक है। स्थिर कीमतों पर सकल उत्पादन मूल्य यानी ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जीवीओ होता है। और राज्य योगदान इसमें यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा ने अनाज यानी जीवीओ ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट में 53% का योगदान दिया है। ठीक है। अगला है, अब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता 28 जुलाई 2025 को वार्ता शुरू हुई अंतिम चरण में, लेकिन 1 अगस्त 2025 को संशोधित समय सीमा से पहले समझौता नहीं हो पाया। ठीक है। यह समझौता अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 26% रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसकी घोषणा 2 अप्रैल 2025 को की गई थी और 90 दिनों के लिए स्थगित की गई थी। ठीक है। प्रमुख तथ्य इसके अंदर, भारत ने कृषि, डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों पर बाजार पहुंच को रेड लाइन घोषित किया, जबकि अमेरिका ने इन क्षेत्रों में अधिक पहुंच की मांग की। ठीक है। अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, वाइन, पेट्रोकेमिकल, सेब, ट्री नट्स और जीएम फसलों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच जाता है। ठीक है। पाता मतलब जाता है। भारत श्रम प्रधान क्षेत्र जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्नाभूषण, रसायन, प्लास्टिक, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले के निर्यात पर शुल्क छूट और 26% अतिरिक्त टैक्स से पूर्ण छूट की मांग कर रहा है। ठीक है। उसके बाद भारत मालदीव रणनीतिक साझेदारी, पीएम मोदी की माले यात्रा हुई 25 जुलाई 2025 को। भारत और मालदीव के मध्य 6 समझौते हुए हैं। भारत द्वारा मालदीव को ऋण सहायता दी गई 4,850 करोड़ रुपए को। ठीक है। अगर पेपर में पूछा जाए हमारा सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो कौन सा है? मालदीव्स। ओके। और ये पूछा जाए स्थल सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है, तो भूटान। अगला है 70वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है। 70वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। थीम था अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। और सऊदी अरेबिया भी इसका मतलब सदस्य बन चुका है। प्रमुख परिणाम और रेजोल्यूशन देखा जाए तो संयुक्त वक्तव्य में गाजा और ईरान पर हमलों की निंदा की गई तथा परमाणु सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर बल दिया गया। ठीक है। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ कड़ी भाषा का प्रयोग किया। भारत और ब्राजील ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका की वकालत की। रिजोल्यूशन में उच्च सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार संगठन सुधार पर चर्चा की गई। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत में। थीम था सहयोग और सततता के लिए लचीलापन और नवाचार निर्माण। ये पेपर भी पूछा गया, बीपीएससी के पेपर में पूछा गया था कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है। 18वां कहाँ पर? भारत में हुआ था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ था? कजान, रूस में। ठीक है। तो 16वां कजान में हुआ है ना। उसके बाद बी ब्रिक्स का नंबर आया। ब्रिक्स में 70वां नंबर कहाँ पे हुआ? ब्राजील में। अब आ गया 18वां नंबर कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है। तो आपको ये सब क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मूल ब्रिक्स 2006 देश में ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके सदस्य थे। ब्रिक्स फिर बना 2010 में, जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। 2010 में ही इसमें शामिल हो गया, जिसमें ब्रिक्स का संक्षिप्त नाम पूरा हो गया। ठीक है। फिर ब्रिक्स प्लस बना। ब्रिक्स प्लस का विस्तार हुआ 2024 में। 2024 में 5 नए सदस्य मिस्र यानी इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हुए। नोट गलत लिखा है इसके अंदर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 2000 ये पढ़ लो कि 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य बन गया, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 10 होगी। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमन। राजधानी इनकी है परामारिबो। मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। ठीक है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? परामारिबो। सूरीनाम की मुद्रा क्या है? सूरीनामी डॉलर। तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन, औपचारिक रूप से कौन बन गया है? रूस। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। मान्यता कब दी है? 4 जुलाई 2025 को। तालिबान ने सत्ता संभाली अगस्त 2021 में। अभी तक कोई अन्य देश तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दे पाया। हालांकि चाइना, यूएई, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने काबुल में राजदूत अपने नियुक्त कर दिए। ठीक है। अगला है पीएम मोदी की ट्रिनिडाड एंड टोबैगो राजकीय यात्रा संपन्न हुई 4 जुलाई 2025 को। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की क्या कहते हैं? राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। मुद्रा है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो डॉलर, टीटीडी। ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। ठीक है। ओपीसीडब्ल्यू की एशिया क्षेत्रीय बैठक
आगे है हमारे पास पीएम मोदी की ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजकीय यात्रा संपन्न हुई 4 जुलाई 2025 को। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कहाँ पर? तो लेजर एंटीलीज में। ये है ग्रेटर एंटीलीज, क्यूबा, हैती वगैरह, यहाँ पे लेजर एंटीलीज, ठीक है। राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की। मुद्रा है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो डॉलर, ठीक है। ओपीसीडब्ल्यू की एशिया क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुई। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू द्वारा तिथि 3 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में शामिल है। इसमें 24 एशियाई देश, ठीक है। ओपीसीडब्ल्यू को शांति का नोबेल पुरस्कार 2013 में प्राप्त हुआ था। पीएम मोदी की घाना यात्रा। घाना के राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा से वार्ता हुई है 2 जुलाई 2025 को। 30 वर्ष यानी 1995 के बाद पहली भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा थी। दोनों देशों के मध्य 4 विषयों पर समझौते हुए हैं। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य है, ठीक है, दोनों देशों का। पहला आसियान भारत क्रूज डायलॉग 2025 उद्घाटन किया केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। तिथि है 30 जून 2025 को चेन्नई पोर्ट पर, ठीक है। पहला आसियान भारत क्रूज डायलॉग 2025 कहाँ पर हुआ है? चेन्नई पोर्ट में। शामिल होंगे 10 आसियान देश और तिमोर लेस्टे के प्रधानमंत्री। पहली बार एच सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन लॉन्च किया है क्वाड कोस्ट गार्ड द्वारा 30 जून 2025 को। विलिंगटन घोषणा के तहत उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, इंटर ऑपरेबिलिटी, डोमेन अवेयरनेस और ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना, ठीक है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग शामिल है इसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, ठीक है। उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। रवांडा कांगो शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 28 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। रवांडा कांगो शांति समझौता, इसमें मध्यस्थता कराई अमेरिका ने। उद्देश्य है वर्षों पुराने संघर्ष को समाप्त करना। पूरी कोशिश की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल का पीस प्राइज लेने की, लेकिन मिल नहीं पाया बेचारे को। तो अभी कह रहा था कि अमेरिका को नोबेल ना मिलना अमेरिका की बेइज्जती है, अमेरिका के राष्ट्रपति। यूएन80 पहल की शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र द्वारा तिथि 27 जून 2025 को। उद्देश्य है बढ़ती वैश्विक चुनौतियों जैसे संघर्ष, विस्थापन, असमानता व जलवायु परिवर्तन के बीच संगठन की कार्य क्षमता को सशक्त बनाना, ठीक है। अगला हमारे पास साइंस एंड टेक से जुड़ी न्यूज। पहला है हमारे पास निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह लॉन्च किया है नासा प्लस इसरो ने। तिथि है 30 जून 2025 को। स्थान है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में, ठीक है। निसार याद रखना नासा और इसरो का है। रॉकेट हुआ है GSLV F16 से। स्थापित किया है सन सिंक्रोनस कक्षा में, ठीक है। विकसित किया नासा और इसरो द्वारा। मिशन की अवधि है 3 साल की। पूरी पृथ्वी का चक्कर 12 दिनों में लगा सकता है ये। इसका मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, प्राकृतिक संसाधनों और खतरों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, ग्लेशियर का पिघलना के बारे में डेटा इकट्ठा करना और जलवायु परिवर्तन को समझाना, ठीक है। अगला है एल फाल्सीवैक्स, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है। तो एड फाल्सीवैक्स कहाँ की है? तो भारत की। एड फाल्सीवैक्स कहाँ की है? तो भारत की मलेरिया वैक्सीन है। विकसित करने में सफलता मिली 20 जुलाई 2025 को। विकसित किया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र द्वारा। मलेरिया नियंत्रण का लक्ष्य है 2024 में WHO के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट समूह से भारत बाहर हो गया है, ठीक है। लक्ष्य 2027 तक शून्य मलेरिया मामला और 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन, मलेरिया पूरी तरीके से खत्म कर देना है, ठीक है। सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम परियोजना शुरुआत हुई है ब्रिटेन के शोधकर्ता द्वारा। तिथि है 29 जून 2025 को। उद्देश्य है मानव जीनोम के बड़े हिस्से को शून्य से बनाना, ठीक है। इस परियोजना को डिजाइनर बेबीज बनाने के जोखिम के कारण विवादित माना जा रहा है, ठीक है। मानव जीनोम के बड़े हिस्से को शून्य बना देगा तो क्या होगा कि इसकी आंखें ऐसी कर दो, इसके बाल ऐसे कर दो, होठ ऐसे कर दो, तो फिर बच्चा अपनी आदमी से क्या होगा, आदमी डिजाइन कर पाएगा, तो वो फिर बहुत गलत हो जाएगा। अगला है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन पर प्रतिबंध लगा है 1 जुलाई 2025 को। आदेश दिया है वायु गुणवत्ता एवं प्रबंधन आयोग ने। पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने से प्रतिबंधित किया है 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को, लेकिन इसको क्या किया कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगला है भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। हाल ही में भारत सरकार ने CCTS के तहत 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अनुसूचित किया है। 8 अधिसूचित क्षेत्र कौन से हैं? एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेपर एवं पल्प, क्लोरअल्कली, आयरन एवं स्टील, वस्त्र, पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रो रिफाइनरी, ठीक है। यदि कोई कंपनी निर्धारित लक्ष्य से कम उत्सर्जन करती है तो उसे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेंगे। लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन करने वालों को क्रेडिट खरीदने होंगे या दंड देना होगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज करना होगा। यह योजना ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बिजली संरक्षण अधिनियम 2003 के तहत लागू है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है।
भारत का लक्ष्य 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लेके आना है गुरु, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यूएनएफसीसी का COP30 आयोजन हुआ 10 से 21 नवंबर 2025 तक, कहाँ पर, बेलेम बंदरगाह ब्राजील में। 2024 में COP29 की मेजबानी किसने की थी, बाकू, अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू। यूएनएफसीसी की स्थापना हुई थी 1992 में। लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करना, ठीक है। यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1992 में, ठीक है, जब रियो या अर्थ सम्मेलन हुआ था। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 रिपोर्ट जारी की है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य इसमें केरल है, बहुत अच्छी श्रेणी में आता है। सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन सा है, चंडीगढ़। अगला है बोनट मकाक बंध्याकरण योजना बनाई है केरल वन विभाग ने। उद्देश्य है केरल में बोनेट मकाक की जनसंख्या को नियंत्रित करना और मानव वन्यजीव संघर्षों को कम करना, ठीक है। इस योजना के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस प्रजाति की बांध्याकरण की अनुमति मांगी जाएगी, क्योंकि वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है, ठीक है। सी फ्लड भारत की पहली एकीकृत वेब आधारित बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है। शुभारंभ किया इसका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा। विकसित किया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। लक्ष्य है बाढ़ संकट प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना, आपदा प्रबंधन संगठनों का समर्थन करना, डेटा साझाकरण बढ़ाना और सैटेलाइट व ग्राउंड ट्रूथ से सटीकता सुधारना, ठीक है। अगला है न्यूआगेटू ग्रीन स्टोन बेल्ट, स्थित है क्यूबेक कनाडा में। इस बेल्ट में पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों की पहचान की गई है, जिनकी आयु लगभग 4.16 अरब वर्ष आगे गई है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी किया है हेनले पार्टनर्स लंदन यूके ने। आंकड़े जारी किए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में प्रथम नंबर पे आता है सिंगापुर, 195 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच है। द्वितीय नंबर पे आता है जापान प्लस दक्षिण कोरिया, 190 गंतव्य तक वीजा मुक्त पहुंच है इसकी। 77वें नंबर पे आता है भारत, पिछली बार 85 नंबर पे था, अब रैंक सुधर गया इसका 77, ठीक है। 59 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच है भारत की, है ना। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24। हमने ग्राम पंचायत HDG भी पढ़ा, सॉरी ग्राम पंचायत HDG भी पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ लिया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो जारी किया नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से। दूसरा संस्करण था इसका ये। इसमें शामिल होने वाले जिले हैं 121, 8 पूर्वोत्तर राज्य, जिसके अंदर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य नंबर पे आते हैं मिजोरम, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, ठीक है। शीर्ष जिला इसके अंदर हाना हथियाल जिला मिजोरम में, निम्नतम जिला है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंडिया का एक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग का इसने स्थान लिया था। प्रकृति है इसकी भारत सरकार का थिंक टैंक। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है। एक प्रकार का थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा सुमन बेरी जी को नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहन देना, ठीक है। इसके प्रमुख पहले हैं HDG इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, आकांक्षी जिला प्रोग्राम, न्यू इंडिया एट 75 एजेंडा आदि, ठीक है। यह इसके क्या है, नए प्रोग्राम है। फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम रिपोर्ट जारी किया है UNDP ने। जलवायु गर्म होने से निष्क्रिय अवस्था में पड़े सूक्ष्म जीव पुनः सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया इसने। बर्फीली वातावरण में जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीवों को साइक्रोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। साइक्रोफाइल्स क्या होते हैं, जो बर्फीली जगह पे जीवित रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP से स्थापना हुई थी इसकी 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद, ठीक है। मुख्यालय इसका नैरोबी केन्या में। उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना, सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, आप सबको पता होना चाहिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान, ठीक है। और इसके 20 वर्षों बाद क्या हुआ था, रियो या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और उसके 5 वर्षों बाद इसमें क्या था, एजेंडा 21 निकल के आया था। और इसके 5 वर्ष बाद क्या हुआ था, Rio+5, है ना। आधार अनियमितता पर लोक लेखा समिति की रिपोर्ट PAC की मांग है। भारतीय विशिष्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसकी मांग है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा की, ठीक है। समीक्षा की मांग आधारित है 2021 की UIDAI पर CAG की रिपोर्ट पर।
पीएससी ने बायोमेट्रिक सत्यापन विफलताओं के कारण कल्याणकारी योजनाओं से गलत तरीके से लोगों के बाहर होने और डेटा सुरक्षा उल्लंघनों पर गंभीर चिंता जताई है। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल की तरफ से होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति, मतलब ऐसा संविधान में लिखा नहीं है, ऐसा पारंपरिक तौर पर चलता आ रहा है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसके पीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। इसकी विशेषता है स्थायी संसदीय समिति है, हर वर्ष पुनर्गठित होती है। संसद की 3 वित्तीय समितियों में से एक है। अन्य 2 समितियां हैं प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है। सदस्य इसके 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष इसका विपक्षी दल से होता है। परंपरागत रूप से अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका प्रमुख कार्य सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना, संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की जांच करना। ठीक है। सीमाएं क्या है इसकी? सीमित, केवल जांच और सिफारिश कर सकती है, इसे कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सीमित है। यूआईडीएआई के बारे में पता होना चाहिए। यूआईडीएआई क्या है? इसका पूरा नाम है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को। योजना आयोग के अंतर्गत कानूनी दर्जा इसको मिला था आधार अधिनियम 2016 के तहत। वैधानिक प्राधिकरण बन गया ये। प्राथमिक उद्देश्य है इसका प्रत्येक निवासी को एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार संख्या प्रदान करना। ये मेटी के अधीन कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 जारी किया है क्वाक वेरेली साइमंड्स ने। नवीनतम संस्करण है इसका। शामिल शहर इसमें 160। शीर्ष 3 वैश्विक शहर है। पहले नंबर पे आता है सियोल दक्षिण कोरिया, दूसरे नंबर पे आता है टोक्यो जापान, तीसरे नंबर पे आता है लंदन यूके। ठीक है। भारत में सीट्स पे है मुंबई 98 नंबर पर, दिल्ली है 104 नंबर पे। ठीक है। और बेंगलुरु जो है 108 नंबर पे है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को जारी किया है क्वाक वेरेली साइमंड्स लंदन ने। भारत का प्रदर्शन इसमें शामिल हुए 54 भारतीय विश्वविद्यालय प्लस 12 आईआईटी संस्थान। भारत की शीर्ष संस्थान यदि देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली जो वैश्विक रैंक 123 है इसकी। आईआईटी बॉम्बे सेकंड पर है, वैश्विक रैंक 129 है। आईआईटी मद्रास थर्ड है, वैश्विक रैंक 180। ठीक है। विश्व में टॉप का विद्यालय कौन सा है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए लगातार 14वीं बार टॉप पर आया। इंपीरियल कॉलेज लंदन दूसरे नंबर पे है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए ये तीसरे नंबर पे है। योजना और कार्यक्रम भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 को मंजूरी मिली 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इसकी घोषणा हुई थी केंद्रीय बजट 2025-26 में। प्रेरित है ये नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से। उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण, सिंचाई व भंडारण क्षमता बढ़ाना और ऋण सुलभता सुनिश्चित करना। लक्षित जिले इसके निम्न उत्पादकता वाले 100 जिले हैं। योजना अवधि 6 वर्ष है, 2025-26 से प्रारंभ है। वार्षिक परिव्यय 24,000 करोड़ रुपए है। लाभान्वित होंगे लगभग 1.7 करोड़ किसान। ठीक है। कार्यान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है? तो प्रारंभ हुआ 2 जनवरी 2018 में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य है पिछड़े जिलों में तेज, समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देना। लक्ष्य क्षेत्र है स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास और बुनियादी ढांचा। लक्षित जिले प्रारंभ में 115 थे, वर्तमान में 112 जिले इसके अंदर क्या है? शामिल है। ठीक है। अदिति योजना 2025 का शुभारंभ हुआ है केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। तिथि थी 15 जुलाई 2025। स्थान था पानीपत हरियाणा में। अदिति योजना शुरू किया है। पूरा नाम है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। उद्देश्य है औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और एमएसएमई को वित्तीय व तकनीकी सहायता देकर ऊर्जा कुशल तकनीक को अपने में सक्षम बनाना। ठीक है। इससे भारत को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। ब्याज अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 5%, मध्यम उद्योगों को 3%। कार्यान्वयन मंत्रालय विद्युत मंत्रालय है। कार्यान्वयन एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है। ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। नोडल मंत्रालय कौन है? विद्युत मंत्रालय। ठीक है। मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा की खपत को कम करना और ऊर्जा दक्ष तकनीक को बढ़ावा देना। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना 2025। इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान सरकार द्वारा। तिथि थी इसकी शुरू होने की 4 जुलाई 2025। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवार को आर्थिक सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। लक्षित समूह इसके अंदर है बीपीएल परिवार। वित्तीय सहायता देखा जाए तो प्रत्येक बीपीएल परिवार को स्वरोजगार हेतु 1 लाख तक की वित्तीय सहायता, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 15,000 रुपए प्रति परिवार अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। ठीक है। जो स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प एक ग्रुप बना था, उसके अंदर महिलाएं शामिल होती थी। उसके अंदर जो महिलाएं शामिल है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उनको 1500 रुपए प्रति परिवार अतिरिक्त दिया जाएगा हर महीने। ठीक है। 2100 का प्रोत्साहन पुरस्कार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आए परिवार को दिया जाएगा। 2100 रुपए का क्या? प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है।
ई ट्रक यानी इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना 2025 को शुरू किया है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। तिथि थी 11 जुलाई 2025 को शुरू किया है। पीएम ई ड्राइव पहल के तहत उद्देश्य है इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देना। सब्सिडी प्रोत्साहन 9.6 लाख प्रति ट्रक। भारत में डीजल ट्रकों का परिवहन से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कितना है? 42%। ठीक है। पीएम ई ड्राइव योजना क्या है? तो पूरा नाम इसका प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2024 में। उद्देश्य है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। ठीक है। अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना 2025 को मंजूरी मिली 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा। उद्देश्य है नवीन प्रौद्योगिकियों और उत्पाद के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना। घोषणा की थी केंद्रीय बजट 2024-25 में। लक्ष्य है 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन प्रोत्साहित करना। ठीक है। कार्यान्वयन अवधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। ठीक है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना 2025 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। तो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में। ठीक है। कहाँ शुरू हुई है? जीनोम अनुक्रमण क्या है? तो जीनोम किसी जीव की डीएनए का पूरा सेट होता है। ठीक है। डीएनए के पूरे सेट को क्या कहते हैं? जीनोम। जीनोम अनुक्रमण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव जैसे मनुष्य, जानवर, पौधा या सूक्ष्म जीव के संपूर्ण आनुवंशिक कोड यानी डीएनए के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। इसे अक्सर डीएनए अनुक्रमण भी कहा जाता है। इसमें डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड बेसोएडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के विशिष्ट क्रम को डिकोड किया जाता है। किसको किसको? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है। आगे है महत्वपूर्ण आंकड़े। स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है विश्व बैंक ने। विश्व का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश कौन सा बन गया? गिनी सूचकांक के आधार पर भारत। ठीक है। चौथा है ना, समानता के आधार पर भारत की रैंक क्या है? चौथी। स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट में 2022-23 में भारत का गिनी स्कोर कितना था? 25.5। भारत से आगे के देश कौन से? स्लोवाकिया, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। ठीक है। पिछले 11 वर्षों में भारत के मछली उत्पादन में 104% की वृद्धि हुई है। इसकी घोषणा की है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा। यह वृद्धि नीली क्रांति की सफलता को दर्शाती है। कुल मछली उत्पादन यदि देखा जाए तो 2024-25 में 195 लाख टन था। 2013-14 में 95.79 लाख टन। कुल वृद्धि इसमें 104% की देखी गई है। भारत की वैश्विक स्थिति यदि देखी जाए तो मछली उत्पादन में हिस्सेदारी 8% है। दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत। ठीक है। शीर्ष मछली उत्पादक राज्य यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा मछली कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे कौन आता है? कर्नाटक। ठीक है। आगे हमारे पास नीली क्रांति क्या है? ब्लू रिवोल्यूशन। तो मत्स्य पालन और जाल कृषि के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाया गया राष्ट्रीय अभियान है नीली क्रांति। इसका प्रारंभ हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1985 से 90 के दौरान। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ठीक है। भारत ने हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। इसकी घोषणा की है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। कुल स्थापित विद्युत क्षमता 484.82 गीगावाट है। गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता कितनी? 243 गीगावाट, 50.08%। ठीक है। पेरिस समझौते के तहत भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादित करना। लक्ष्य से 5 वर्ष पहले इसको प्राप्त कर लिया गया है। ऊर्जा स्रोत यदि भारत का देखा जाए तो तापीय विद्युत ऊर्जा से कितना हमारा 49.92% हमको प्राप्त होता है। परमाणु से 1.81%। बड़ी जल विद्युत परियोजना से 10.19%। नवीनीकरणीय ऊर्जा से 38.08%। ठीक है। पेरिस समझौता क्या है? तो यह एक जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कब अपनाई गई? तो COP21 यूएनएफसीसी के COP21 में 12 दिसंबर 2015 को। ठीक है। यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो नाइरोबी, केनिया। यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1992। ठीक है। लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना और प्रयास करना कि यह वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहे। बाल मृत्यु दर अनुमान 2024 रिपोर्ट जारी की है संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह ने। 1990 से 2023 तक बाल और नवजात मृत्यु दर में कमी आई है। बाल मृत्यु दर में कमी आई 78% की। नवजात मृत्यु दर में कमी आई है 70% की। मातृत्व मृत्यु अनुपात अनुमान संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 80% लाख जीवित जन्म होगा। ठीक है।
नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020-22 के अनुसार 88 प्रति लाख जीवित जन्म होगा। नवजात मृत्यु दर है ना, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या क्या होती है? नवजात मृत्यु दर कहलाती है ना। और बाल मृत्यु दर मतलब 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे जो होते हैं उनकी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु अनुपात। समझा? विश्व का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया भारत, चीन को पीछे छोड़ दिया भारत ने। ठीक है। भारत के आगे अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया है। शीर्ष उत्पादक देश अमेरिका और ब्राजील। 2030 तक एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य क्या है? 20%, जो हमने E20 का लक्ष्य अभी से हासिल कर लिया भैया। बाघों की आबादी से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। तिथि है 29 जुलाई 2025 को। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। भारत में बाघों की आबादी 2022 में 3682 थी, 2018 में जो थी 2967, तो बढ़ोतरी हुई है इसमें कितनी? 24% की। भारत में दुनिया की 75% से अधिक बाघ आबादी है। देश में बाघ अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी होगी? 58। ठीक है। भारत का यूपीआई बना दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार ट्रांजेक्शन में शीर्ष आया यूपीआई, वीजा को पीछे छोड़ा। भारत की कुल डिजिटल पेमेंट का 85% हिस्सा यूपीआई से जाता है। ठीक है। दुनिया की कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 50% से अधिक भारत में होता है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? त्वरित भुगतान प्रणाली। विकसित किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा। लॉन्च किया है 11 अप्रैल 2016 को। 7 देशों में इसका विस्तार है, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। अगला है बीमा समावेशन की दिशा में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और LIC की साझेदारी संपन्न हुई 14 जुलाई 2025 को। उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल का समर्थन करना। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को भारतीय संसद के LIC अधिनियम के तहत। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की वैधानिक निकाय है। ठीक है। अब मुख्यालय कहाँ पर इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। स्वामित्व भारत सरकार का। इस पे मोटो है योगक्षेमम वहाम्यहम। ठीक है। अर्थात आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है। योगक्षेमम वहाम्यहम, है ना, आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड उद्घाटन किया है केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। क्या है? तो समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC। NBFC मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया NBFC क्या होती है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उद्देश्य है भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय पहुंच को मजबूत करना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पूर्व नाम क्या है इसका? सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अगला है तलाश पहल का शुभारंभ किया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स और यूनिसेफ इंडिया द्वारा। यह पहल विशेष रूप से आदिवासी छात्रों के लिए है, तलाश पहल। ठीक है। उद्देश्य है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों ERMS में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना। ठीक है। पूर्ण रूप है इसका ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत हुई थी 1997 से 1998 में। उद्देश्य है शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय स्कूली शिक्षा प्रदान करना। लागू होगा उन ब्लॉकों में जहां ST आबादी 50% या अधिक है। क्रियान्वयन जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसा क्या होता है? क्रियान्वयन। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र के स्थापना को मंजूरी मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल को। स्थापना स्थल क्या होगा? सिंगना, जो कि आगरा यूपी में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र ना, रीजनल सेंटर कहाँ पर होगा? आगरा यूपी में। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक कौन है? भारत। चीन कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। शीर्ष आलू उत्पादक राज्य यूपी पहले नंबर पे आता है, ये भी याद रखिएगा आप। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ बनने वाला है? आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। भारत का कहाँ पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरू। ठीक है। पेरू लीमा में, है ना। सार संक्षेप देखा जाए तो प्राजक्ता कोहली टाइम्स पत्रिका की पहली टाइम 100 क्रिएटर सूची में शामिल हुई है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय यूट्यूब अभिनेत्री और कार्यकर्ता है। ठीक है। ये प्रसिद्ध है मोस्टली सेन के नाम से, है ना। एलन मस्क ने घोषणा की अमेरिका पार्टी बना रहे हैं। चुनौतियों की 2 पार्टी प्रणाली, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक को। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के बीच संबंध बिगड़ने के बाद ये हुआ है। मस्क स्वयं राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है क्योंकि उनका जन्म अमेरिका से बाहर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। भारत का पहला एंड टू एंड AI चालित फिनटेक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैंकिंग NXT बैंकिंग लॉन्च किया है अन्वेष तिवारी के नेतृत्व में लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। ठीक है।
समझो। दुनिया की सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं तेगवीर सिंह, रोपड़ पंजाब के। 6 वर्ष 9 माह 4 दिन में सफलतापूर्वक चढ़ाई की इन्होंने माउंट एल्ब्रस की। ठीक है, कहाँ की? माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तेगवीर सिंह, छोटा बच्चा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रस। कहाँ पर है? जो काकासस पर्वत के पास में। ठीक है। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ा सकती हैं मिग 29K या नवेल राइफल जेट फाइटर जेट्स को। ठीक है, इससे पहले नौसेना में महिलाएं समुद्री टोही विमानों और हेलीकॉप्टरों की पायलट बन चुकी हैं। संदीप भारद्वाज पेटीएम मनी के नए एमडी सीईओ बने हैं। पराग जैन भारत खुफिया एजेंसी रिसर्च रॉ के नए चीफ बने हैं। रॉ के नए चीफ कौन है? पराग जैन। ठीक है। डॉक्टर अभिजात सेठ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सभी खान एप्पल कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने हैं, भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदीप सिंह बराड़ बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्य नामित हुए। आपको पता होना चाहिए कौन नामित करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सदस्य 4 कौन से? हर्षवर्धन श्रृंगला, ये पूर्व विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला। उज्ज्वल निकम वकील हैं। मीनाक्षी जैन इतिहासकार शिक्षाविद हैं। सी सदानंद मास्टर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। असीम घोष हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। कुशापति अशोक गजपति राजू गोवा के राज्यपाल बने हैं। ठीक है, तो कुशापति अशोक कहाँ के? गोवा के। असीम घोष कहाँ के? हरियाणा के। कविंदर गुप्ता कहाँ के? लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं। ठीक है। आर दुरई स्वामी एलआईसी के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए। कौन? आर दुरई स्वामी। संजय कौल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ बने संजय कौल। ठीक है। विपुल एम पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। कौन? विपुल एम पंचोली। दीपक बागला बने अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर। दीपक बागला क्या है? अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्वीरिडेंको। यूलिया स्वीरिडेंको यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बनी है। सुनील जयवंत कदम सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक बने। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कान पांडे। ठीक है। अभी अमिताभ कांत फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त हुए हैं। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। वो भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के। ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इनसे पहले इस्तीफा बीवी गिरी द्वारा, और बीवी गिरी अकेले ने दिया और भी दिया गया। ठीक है। वीएस अच्युतानंद का निधन हुआ है। तिरुवनंतपुरम केरल में दिग्गज नेता और कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रतीक थे। डॉक्टर वीवी पट्टाभिराम का निधन हुआ 1 जुलाई 2025 को। फौजा सिंह का निधन हुआ 14 जुलाई 2025 को। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे, 114 वर्ष की उम्र थे। ठीक है, फौजा सिंह। समझा? डॉक्टर बी सरोजा देवी का निधन हुआ 14 जुलाई 2025 को। प्रसिद्ध अभिनेत्री और पद्म भूषण प्राप्त करता है ये। अभिनय सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। मेरी पंचायत ऐप सम्मानित हुई WSI 2025 चैंपियन अवार्ड से। भारत का ई गवर्नेंस मोबाइल ऐप है, बहुत आपको पता होना चाहिए इस बारे में। विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा। कथकली पुरस्कार प्रदान किया गया है कुरूर वासुदेवन नंबूथिरी और शंकर वॉरियर को। ठीक है। पल्लवूर अप्पू मरार वाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है मट्टनूर शंकरनुकुट्टी मरार को। केरलीय नृत्य नाट्य पुरस्कार PN गिरिजा देवी को। वर्षा देश पांडे सम्मानित हुई है संयुक्त राज्य जनसंख्या पुरस्कार से। दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है। ठीक है, वर्षा देश पांडे, है ना। जुलाई 2025 से प्रधानमंत्री मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेट्स गो करो इसको। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी को विकसित की जाएगी अरावली पहाड़ियों में, हरियाणा में। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनने वाली है? अरावली पहाड़ियों में। अरावली पहाड़ियों का विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेरित है बनतारा चिड़ियाघर से, जो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी है। अगला है केरल के पहले स्किन बैंक यानी त्वचा बैंक का उद्घाटन हुआ तिरुवनंतपुरम में। क्या है? तो यह एक ऐसा केंद्र है जहां दानदाताओं से प्राप्त त्वचा को एकत्र करके विशेष तापमान पर संरक्षित किया जाता है। यह त्वचा उन मरीजों के उपयोग में लाई जाती है जो गंभीर रूप से झुलस चुके हैं और स्वयं की त्वचा का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक पुनः खुला है हैदराबाद में, टाटा ट्रस्ट की सहायता से खुला है। इसका नाम है सबरंग क्लिनिक, पूरा नाम था मित्र क्लिनिक। जनवरी 2025 में बंद होने के कारण था USAID द्वारा फंडिंग फ्रीज हो गई थी इसकी। ठीक है। जय जा माता संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत और जापान के मध्य कहां पर स्थापित हुआ? चेन्नई में, जा माता, है ना। शिखर धवन लेखक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा पुस्तक के। अब महत्वपूर्ण दिवस के लिए देख लीजिए। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मुक्त दिवस, है ना। 3 जुलाई के अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। खेल घटनाक्रम यदि देखा जाए तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लॉन टेनिस 2025, 138वां विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 आयोजित हुआ लंदन इंग्लैंड में।
जेनिक सिनर का पहला विंबलडन एकल खिताब था ये। सिनर विंबलडन पुरस्कार पुरुष एकल जीतने वाले पहले इटालवी खिलाड़ी हैं। ईगा सुयाटेक यानी पोलैंड का पहला विंबलडन एकल खिताब जीता इन्होंने। ईगा विंबलडन जीतने वाली पहली पोलिश महिला खिलाड़ी है। ठीक है। विंबलडन ओपन टेनिस 2025 श्रेणी पुरुष एकल में जीता है जेनिक सिनर इटली के हैं। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। महिला एकल जीता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के हैं। अमांडा अनिशिमा अमेरिका की हैं। ठीक है, उपविजेता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में जान ले तो अन्य नाम इसका ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। पहली बार आयोजन 1877 में हुआ था। एकमात्र ग्रैंड स्लैम जो घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है। विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है? घास के मैदान पे। सर्वाधिक विंबलडन खिताब जीता है महिला एकल में मार्टिना नवरातिलोवा ने, और पुरुष में रोजर रोजर फेडरर ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड के। समझा? अब की बार पुरुष एकल किसने जीता? जेनिक सिनर ने। और महिला का किसने जीता है? ईगा स्वियाटेक ने। ठीक है। 21वां फीफा क्लब विश्व कप 2025 आयोजित हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। तिथि 14 जून से 13 जुलाई 2025। विजेता चेल्सी है इंग्लैंड फुटबॉल क्लब के। उपविजेता है पेरिस सेंट जर्मेन। व्यक्तिगत पुरस्कार यदि देखा जाए तो गोल्डन बॉल कॉल पामर को मिला है। गोल्डन बूट गोंजालो गार्सिया को। गोल्डन ग्लव रॉबर्ट सांचेल को। 66वां अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 आयोजित हुआ है सनसेट होस्ट में। भारत को टोटल 6 पदक मिले हैं, रैंक 7वीं है। 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड दुबई में आयोजित हुआ। भारत के रैंक 6 थे। कुल 4 पदक मिले, 2 सोना 2 रजत। ठीक है। राज्यवार घटनाक्रम बिहार का करंट अफेयर्स दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। बिहार में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? पटना में। तो इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट कहाँ पर आयोजित हुई है? पटना में। ठीक है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स आ गया है। नव्या योजना पूरा नाम क्या है इसका? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है। शुभारंभ हुआ 23 जुलाई 2025 को भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, है ना। ये नव्या पहल के शुभारंभ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 23 जुलाई 2025 को। लक्षित समूह क्या है? 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी लड़कियां जो न्यूनतम कक्षा 10 पास है को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। उद्देश्य है लड़कियों को गैर पारंपरिक पेशेवर भूमिकाओं में कौशल प्रदान करना ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बन सकें। कचरा बीनने वाले के लिए हेल्पलाइन नंबर 14 473 का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन लखनऊ में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा किया गया 6 जुलाई 2025 को नमस्ते दिवस के अवसर पर। साथ ही साथ सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को पीपीई किट एवं आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14 जुलाई 2025 को। लक्ष्य है सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। उद्देश्य है कक्षा 6 से 8 के छात्रों को लकड़ी कार्य, धातुकारी, ऊर्जा एवं पर्यावरण, कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देना। ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान की घोषणा केंद्रीय बजट 2018-19 में हुई थी। फ्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा को समाहित करता है यह। 3 पूर्ववर्ती योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को एकीकृत किया गया है। ठीक है। इसके अंदर बाकी क्या बना दिया गया है? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है। विद्यालय विलय आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है। 7 जुलाई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को क्या कर दिया? खारिज। मतलब सरकार क्या कर सकती है? विद्यालयों का विलय कर सकती है। ठीक है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है यह कदम शिक्षा का अधिकार यानी आरटीए अधिनियम 2009 का उल्लंघन करता है, बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है और सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। उच्च न्यायालय का निर्णय है नीतिगत निर्णयों को तब तक चुनौती नहीं दे सकती जब तक कि वे असंवैधानिक या मनमाने ना हो। स्कूलों का विलय करना संविधान के अनुच्छेद 21 ए का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में शिक्षा के अधिकार की गारंटी के देता है। सरकार का यह कदम संवैधानिक एवं कानूनी रूप से वैध है तथा इसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता एवं संसाधन दक्षता को बढ़ाना है। पृष्ठभूमि यदि देखी जाए तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को जुलाई 2025 के पास के स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा, है ना। सरकार का उद्देश्य इन छात्रों को उच्च प्राथमिक या समग्र विद्यालयों में स्थानांतरित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार आरटीए अधिनियम 2009 उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। शिक्षा शामिल किसमें है? समवर्ती सूची में। ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं।
शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर का दर्जा मिला है लखनऊ को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा उद्देश्य है भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, है ना। तो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ शहर है इसको 7 स्टार किसमें मिला है? EFCC कचरा रैंकिंग में, ठीक है। और लखनऊ जो था 10 लाख वाली श्रेणी में, 10 लाख प्लस वाली श्रेणी में तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। संलग्न जीवाश्म पार्क शामिल हुआ यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में, कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में, ठीक है। दिसंबर 2025 तक भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल का पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन किस स्थान पर शुरू हो जाएगा, जिसे भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा? तो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, अमेठी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? अमेठी उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दूर दराज के इलाकों के छात्रों के लिए कितने रुपए की वार्षिक सहायता योजना घोषित की थी? 6,000 रुपए की, ठीक है। स्कूल से कम 5 किलोमीटर दूर रहने वाले छात्र इसके पात्र होंगे। समझ में आया? 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन हुआ है बदायूं उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना हुई मेरठ स्थित रिमाउंट वेटरनरी कॉप सेंटर एवं कॉलेज में, ठीक है। भारत के पहले अश्वरोग मुक्त, घोड़े के जो रोग होता है अश्व, घोड़े के रोग से मुक्त कंपार्टमेंट की स्थापना कहाँ पर हुई है? मेरठ में। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सॉरी, हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस्माइल भी कार्यक्रम इंदौर का है। 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची झारखंड में हुई है। पूर्व जो क्षेत्रीय परिषदें होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। इसमें शामिल है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों की संरचना यदि देखी जाए तो कुल संख्या 5 है। गठन का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत होता है। अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की उद्देश्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना। दुग्ध सब्सिडी योजना असम की है। भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज कौन सा है? याकटेन गांव, पाकयोंग सिक्किम का, ठीक है। याकटेन गांव कहां पर स्थित है? सिक्किम का। यह भारत का पहला डिजिटल नोमेड विलेज है, याद रखना। भारत की पहली खनन पर्यटन पहल कहां शुरू हुई है? झारखंड में, ठीक है। खनन पर्यटन पहल कहां पर शुरू हुई है? झारखंड में, ठीक है। बफर में सफर योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, है ना। विस्टाडोम कोच कहाँ पे शुरू की जंगल सफारी के लिए? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ कहाँ पर? तवांग, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो स्वदेशी, ठीक है। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा भारत के पहले जल प्रौद्योगिकी केंद्र एक्वेटिक पार्क का उद्घाटन बागीबाड़ी, सोनापुर, गुवाहाटी में, ठीक है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल आधारित पुल सिंगदूर पुल का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक के शिमोंगो में, ठीक है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रेलवे आर्क ब्रिज, याद आया। महिला और ट्रांसजेंडरों के लिए मुक्त बस यात्रा दिल्ली द्वारा, ठीक है। डीजी लक्ष्मी योजना कौन शुरू कर रहा है? आंध्र प्रदेश। कार्नेज ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर पुल किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। वन लाइनर यदि देखें तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा के किसी प्रतिनिधि संगठन को अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को, ठीक है। किस देश की सरकार ने वोट डालने की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी है? तो ब्रिटेन, है ना। WHO द्वारा ट्रैंकोमा मुक्त घोषित किया जाने वाला दुनिया का 25वां देश सेनेगल बन गया है, जिसकी राजधानी क्या है? ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। भारत का UPI प्रणाली अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ठीक है। दानस चक्रवात ने तबाही मचाई है ताइवान में। दानस चक्रवात कहाँ पर आया है? यूपीपीसी से पूछता है चक्रवातों के नाम कहाँ पे आया है। दानस चक्रवात कहाँ पे आया है? ताइवान में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों वाला देश का तीसरा राज्य बन गया गुजरात। पहला महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? हरिकृष्ण एरा, ठीक है, तमिलनाडु के। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मिला है ब्रेडा रेनाल्ड्स कनाडा और कैनेडी ऑडिट केन्या की, ठीक है।
राष्ट्रपति द्वारा कॉलिंग रत्न पुरस्कार 2024 मिला धर्मेंद्र प्रधान को, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक है, तो आज यहाँ पे जुलाई 2025 करंट अफेयर्स पूरा होता है। हमसे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।